हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई सेल्स क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सेल्स क्लासेस पे। वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडियन पॉलिटी में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रहे हैं, केंद्र सरकार। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं? हमने प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स, जैसे हमारे भारत में कैसी सरकार है, कैसे हमारे सरकार का, हमारे जो गवर्नमेंट है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो देखो, पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझ लो। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या इसके नोट्स बना लो। देखो, हमारा जो भारत सरकार, हमारे जो भारत की सरकार है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में विधायिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका बोलते हैं और जुडिशरी को न्यायपालिका बोलते हैं। अगर बात करें लेजिस्लेचर की, तो देखो, लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका। वो क्या करती है? लॉ मेकिंग बॉडी है, वो कानून बनाती है। ठीक है, और कानून किस लेवल पे बनाती है? केंद्र मीन्स सेंट्रल लेवल पे और राज्य स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे कानून बनाती है। ठीक है, फिर बात करें तो जो केंद्र पे कानून बनाती है उसको डिवाइडेड किया गया है। जो केंद्र पे कानून बनाता है वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट। ठीक है, और जो स्टेट पे बनाता है उसे क्या बोलते हैं? विधान मंडल। ठीक है, और बात करें जो पार्लियामेंट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके दो सभाएं, उसकी कौन कौन सी? एक लोकसभा, उसके 2 हाउस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। ठीक है, और यही विधानमंडल में है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा हर स्टेट के लिए कंपलसरी होती है, अनिवार्य होती है, और विधान परिषद कुछ स्टेट में होती है। अभी भारत में 7 स्टेट्स में है। ठीक है, अब हमने ये बात करी लेजिस्लेचर की, पूरा लेजिस्लेचर हमने डिस्कस कर लिया। इससे बाहर लेजिस्लेचर से कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, आपको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव समझ में आना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, जब आपको बोला जाए कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि कार्यपालिका कैसे विधायिका के लिए उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो देखो, एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लो विधायिका ने बनाए हैं, कार्यपालिका ने जो लो विधायिका ने बनाया है वो कार्यपालिका क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, इन लोगों को इम्प्लीमेंट करेगी। केंद्र लेवल पे इम्प्लीमेंट करती है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों पे। ठीक है, फिर केंद्र सरकार पे इम्प्लीमेंट में कौन कौन आता है? एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति, हम पढ़ चुके हैं इसको। फिर आते हैं उपराष्ट्रपति, इनको भी पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं प्रधानमंत्री, हम इनको भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। अगर बात करें मंत्री परिषद, तो देखो, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि प्रधानमंत्री के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होते हैं। ठीक है, एक राज्य मंत्री, एक उप मंत्री, और इसी में फिर बाद में डिप्टी मिनिस्टर, ये सब भी आते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव की, तो देखो, सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है गवर्नर, राज्यपाल, देन चीफ मिनिस्टर, फिर मंत्री परिषद। ठीक है, और फिर फाइनली बात करें हम न्यायपालिका की, जो 3rd पार्ट है जुडिशरी, उसमें जो भी कानून बनाती हैं कौन कौन? विधायिका और कार्यपालिका। उन कानूनों को कौन पालन कर रहा है, कौन उन कानूनों का पालन नहीं कर रहा, कौन उनको तोड़ रहा है, कौन उनको तोड़ने की कोशिश करने वाला है, उन सबको क्या करती है? पनिश करती है और देख रेख करती है। ठीक है, ये हमने पूरा अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिस्कस करा है। अब आ जाते हैं हमारे सेंट्रल काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मीन्स केंद्रीय मंत्री परिषद को डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत छोटा सा डायग्राम है, इसे फटाफट देख लो। हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है उसका रोल होता है, रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है? सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर लॉ मेकिंग और टू कंट्रोल, गाइड, इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे पार्लियामेंट का काम होता है।
उसमें एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? देखो, प्रेसिडेंट अभी डिस्कस करा हमने जस्ट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अगर इनमें आगे बात करें तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में और सेलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऑल सेलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बट इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी आपको समझाऊंगा मैं। फिर बात करते हैं एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर को इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और बात करें पार्लियामेंट में दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो, मैं ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूँ वहाँ पे। मैं इसमें ये नहीं देख रहा कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पता होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद जब आप काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर सुनो, जब आप केंद्रीय मंत्रिपरिषद सुनो, तो आप उसके बारे में 10 बातें बता सको कि क्या होता है, कौन से आर्टिकल में है, क्या संवैधानिक प्रावधान है इसके, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, ये क्या है? ये हमारे सेंट्रल काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। क्या होते हैं? हेड होते हैं, ठीक है ये। फिर अगर बात करें, अब मैं एक बार, आपको पता है, एक बार सोच के देखो कौन कौन है हमारे सेंट्रल काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में। मिनिस्टर्स कौन कौन है? किसी का नाम पता है आपको? होते कौन है ये? तो देखो, पहले इनके नाम जान लेते हैं एक बार। कैबिनेट मिनिस्टर में श्री राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के वो हैं। देखो, इसके साथ हमें दो चीज़ें हो रही हैं। एक, हमारा ये जो इतने भी हमारे मिनिस्टर्स है वो रिवाइज हो जाएंगे, और हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी जान लेंगे। तो कैबिनेट मिनिस्टर में पहले श्री राजनाथ सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेड हैं। श्री नितिन जयराम गडकरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के मिनिस्टर हैं। फिर आ जाते हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। देखो, ये मत बोलना कि अब इन सबको भी हिंदी में बताओ, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सो इनके पास 3 मिनिस्ट्री हैं। सो इम्पोर्टेंट है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। श्रीमती हरसिमरत कौर, हाल ही में करंट अफेयर्स की न्यूज़ में भी डिस्कस किया हुआ है मैंने इनको, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये हैं श्री अर्जुन मुंडा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। डॉक्टर हर्षवर्धन डेली न्यूज़ में रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। श्री पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। रविशंकर प्रसाद, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 3 मिनिस्ट्रीज हैं श्री रविशंकर प्रसाद के पास। श्री थवार चंद गहलोत, हु हैज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। So next one is Sri Ramesh Pokhriyal Nishank. He is going to be an important minister, Ministry of Human Resource Development, HRD मिनिस्टर हमारे हैं। बात करें श्री अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देन श्री DV सदानंद गौड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। श्री रामविलास पासवान, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। श्रीमती जुबिन ईरानी, श्री प्रकाश जावड़ेकर। देन हमारे आ जाते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। और फिर हम बात करें तो श्री प्रहलाद जोशी, श्री गिरिराज सिंह। ये थे हमारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। सो आज से पहले शायद आपने नाम सुना होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि ये कैबिनेट मिनिस्टर में आते होंगे, या पता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस कर लिया कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन थे, कौन हैं अभी रिसेंटली। अब हम बात करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है।
कौन है, कैसे हैं, क्या है, धीरे धीरे सब समझेंगे। सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे वो समझेंगे इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है। ठीक है, देखो देखो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये है हमारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे इनको अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर बेसिकली इनको चूज़ कर लेता है कि मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एडवाइस किसको करता है? प्रेसिडेंट को। ये स्ट्रक्चर देखो, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि किसको चूज़ करना है, किसको इलेक्ट करना है, और इनको चूज़ कौन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। और अगर बात कर प्राइम मिनिस्टर को चूज़ कहाँ से करेगा, कौन होंगे वो? अब ऐसा तो होगा नहीं कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से चूज़ कर देगा इनको। बेसिकली कौन होंगे ये या तो होंगे प्राइम मिनिस्टर की पार्टी से, फिर प्राइम मिनिस्टर की जो पार्टी है या तो उससे होंगे ये, या फिर कौन होंगे ये जो कोalition गवर्नमेंट सुना होगा आपने, ठीक है, ये कौन सी गवर्नमेंट होती है? कोalition गवर्नमेंट, कोalition पार्टी। ये पार्टी वो पार्टी होती है जो कि एक दल या दो पार्टी या तीन पार्टी मिलके एक पार्टी बनाती है जो बहुमत में आती है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली मान लो एक एग्जांपल के लिए, जैसे 545 सीट्स हैं, उसमें से 300 बीजेपी को मिल गई, तो बीजेपी को किसी की बहुमत की ज़रूरत नहीं है अभी। लेकिन अगर बात करें जैसे मान लो कांग्रेस है, तो कांग्रेस ने अगर 3-4 पार्टियों के साथ मिलके अगर बहुमत हासिल करते हैं तो उसे बोलते हैं कोalition पार्टी। ठीक है, सो या तो इनसे नॉमिनेट करेंगे या इनसे नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, और अब जिनको जो प्रेसिडेंट है जिनको अब अपॉइंट करने वाला है वो कौन होंगे? देखो ये होंगे प्राइम मिनिस्टर की पार्टी से या फिर कोalition पार्टी से। ठीक है, उसके बाद ये या तो होंगे पार्लियामेंट के मेंबर, ठीक है, या तो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे या फिर नॉन पार्लियामेंट मेंबर। ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, दो ही चॉइस है, या तो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे या पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होंगे। जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होगा उसको इलेक्ट तो कर लिया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में, कितने 6 मंथ्स में उसे क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन में खड़े होके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। He must have to elected as the member of parliament within next 6 months and he must enjoy the confidence of member of parliament. So ये है जो नॉन मेंबर होगा, नॉन पार्लियामेंट मेंबर होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चूज़ किया गया है। किसके द्वारा चूज़ किया गया है? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया आपको कि उसमें से आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे नहीं आया तो मैं एक और तरीके से बता देता हूँ। तो देखिए, ये हमने तरीका देखा, उन्हें नॉमिनेट कैसे किया जाता है हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं कौन होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे हमारे भारत के संविधान में क्या है इनकी, तो देखिए जो हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किस में? हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक में। जैसे अगर इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलते हैं? जो हमारे रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और द रियल पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसके रियल हेड कौन होते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सो केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता है। समझ गए? द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर ऑफ एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। गॉट इट? सबसे पावरफुल कौन है? एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका प्रोविजन कौन से संवैधानिक प्रावधान में कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल 74 डिस्कस करना है इससे रिलेटेड। आर्टिकल 74 में क्या है? देखो, राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो अगर इंग्लिश में बोले तो आर्टिकल 74 में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। गॉट इट? सो इसको डिस्कस करते हैं। एक बार इसको डिस्कस करने से पहले देखो कितने टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। टाइप ऑफ मिनिस्टर्स देख लो। कैबिनेट मिनिस्टर मीन्स मंत्रिमंडल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मीन्स राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो यहाँ मिस क्या कर रहे हैं हम? व्हाट आई एम मिसिंग हियर?
I'm missing here with the independent charge, right? So what it means, that what is independent charge? Independent charge means there is a particular a ministry, like a ministry of sports, like in school there is a PTI for the sports, like for the sports classes, for the sports management there is a PTI teacher, right? As like in our Indian parliament there is a मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, एक छोटी मिनिस्ट्री का एक इकलौता मिनिस्टर होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में हम राज्य मंत्री होता है जो इसकी सपोर्ट करता है। देन लास्ट वन इज डिप्टी मिनिस्टर। इन डिप्टी मिनिस्टर वी कॉल्ड इन हिंदी इट्स उप मंत्री। And the council of minister headed by the prime minister. I told you in the very early कि the council of minister headed by the prime minister of India, ठीक है। सो एक बार हम इनकी पावर्स को देख लेते हैं। सो आई होप सो मैं इससे आपको समझा पाऊँ। देखो, सबसे सेंट्रल में होता है हमारे PM, तो सबसे सेंट्रल में होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के सबसे पास में कौन होते हैं? सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद कौन आता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कौन आते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। देखो, इसमें थोड़ा राइटिंग का थोड़ा इशू होता है क्योंकि पेन से इतना कंफर्ट लिखा नहीं जाता इस पर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में ये कौन से हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट? जो कि है किसके साथ? जो चार्ज के साथ हैं, जिनके पास क्या है? एक कमांडेबल चार्ज है खुद का, CI, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, CI। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जस्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। और फिर लास्ट में आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। एक और सर्कल बना लेते हैं इसके बाहर, वहाँ पे आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स। देखो, एक और बार दोबारा बता देता हूँ, आई नो तुम्हें राइटिंग तो समझ में आ नहीं रही होगी। देखो, प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, प्राइम मिनिस्टर के बाद आते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर या फिर सीनियर मोस्ट मिनिस्टर। फिर उसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि कौन से होते हैं? CI, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, CI। फिर आते हैं सिंपल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और फिर आते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है। सो देखो, कभी कभी क्या होता है इसके अंदर, एक चीज़ आप देख लो, जो जितना प्राइम मिनिस्टर से दूर जा रहा है उसकी पावर उतनी ही कम हो रही है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। जो जितना प्राइम मिनिस्टर से दूर जा रहा है उसकी पावर उतनी ही कम हो रही है, और जो जितना पास है उसके पास उतनी ही ज़्यादा पावर है। ये स्टेट मिनिस्टर कभी भी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाते, कभी भी आंसरेबल उसके नहीं देते। और इसी बीच आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ। दोज पर्सन हु आर क्लोजर टू द प्राइम मिनिस्टर आर मोर पावरफुल, गॉट इट, एंड दोज हु आर फार अवे फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर आर लेस पावरफुल। एंड यहाँ पे एक बहुत बार UPSC में एक क्वेश्चन आया था, आप मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो। न्यूक्लियस ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ पार्लियामेंट? मेरे को बताओ आप, इसका आंसर क्या है? व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ पार्लियामेंट? न्यूक्लियस ऑफ पार्लियामेंट क्या है? ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। अगर पार्लियामेंट का न्यूक्लियस है तो किसे बोलते हैं वो? देखो, मोस्टली लोग सोचते हैं कि पार्लियामेंट की बात हो रही है तो पार्लियामेंट ही होगा, मतलब कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वैसे तो लोग सोचते हैं पार्लियामेंट ही होगा, बट ऐसा नहीं होता, पार्लियामेंट नहीं होता। देखो, ये कैबिनेट मिनिस्टर होता है। कैबिनेट मिनिस्टर इज़ द न्यूक्लियस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। देखो, जो लोग पार्लियामेंट को सोचते हैं कि पार्लियामेंट ही है सब कुछ, तो एक चीज़ बताओ मुझे, जो मोनेटाइजेशन हुआ था, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था अभी रिसेंटली, जब हुआ था डीमोनेटाइजेशन, तो किसी को पता था? जिस तरीके से न्यूज़ आई थी वो सब तो ऐसा लग रहा था जैसे इवन पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी नहीं पता था कि डीमोनेटाइजेशन होने वाला है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कब डिसाइड कर लिया कि डीमोनेटाइजेशन करना है? और एक और एग्जांपल इसका, आपने सब ने उरी मूवी देखी होगी, द सर्जिकल स्ट्राइक। किसी को पता था सर्जिकल स्ट्राइक जब हो रही है? वो तो अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था कि हमने उस चीज़ का बदला ले लिया है और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। ऐसे तो जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना, वो मोस्ट पावरफुल है, ठीक है।
और अगर बात करें हम पावरफुल की, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि पावरफुल में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली देखो, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी डिसीज़न ले लेते हैं। जैसे डीमोनेटाइजेशन को लेके चले हम, डीमोनेटाइजेशन में उन्होंने क्या किया, डिसीज़न ले लिया एकदम से। अब हो सकता है उन्होंने किसी अनइन्फॉर्मल ग्रुप से बात करी हो, उन्होंने किसी ऐसे पर्सन से बात करी हो जिसका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं हो। जब ऐसा प्राइम मिनिस्टर करते हैं तो उसको बोलते हैं किचन कैबिनेट। क्या बोलते हैं? किचन कैबिनेट। और किचन कैबिनेट में क्या काउंट किया जाता है, जो भी अनइन्फॉर्मल होते हैं, ठीक है, जो अनइन्फॉर्मल बंदे होते हैं जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, उन सब की सलाह पर जब प्राइम मिनिस्टर कोई डिसीज़न लेता है तो उसको बोलते हैं किचन कैबिनेट। ठीक है, और ये पूछा जाता है बहुत बार पेपर में कि किचन कैबिनेट क्या होता है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारा आर्टिकल 74। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में उनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, अकॉर्डेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो दो टर्म है। ठीक है, अभी आगे वो टर्म। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः डिसीजन, मतलब एक बार वो उसको भेज सकता है कि इस पे एक बार पुनर्विचार कर लो, बट अगर पुनर्विचार करने के बाद अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर उसको वापस भेजता है, उस सलाह को वापस भेजता है, तो राष्ट्रपति को उस सलाह को मानना पड़ेगा। ठीक है, और जो कैबिनेट मिनिस्टर ने जो भी सलाह दी हो उसको राष्ट्रपति या फिर कोई भी न्यायालय उसको क्या नहीं कर सकता, जांच नहीं कर सकता। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 75 की। तो आर्टिकल 75 में क्या है, देखो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इलेक्ट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको कौन इलेक्ट करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन किसकी एडवाइस पे करेगा? प्रेसिडेंट किसको एडवाइस देगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। इसमें सेकेंड मिनिस्टर, देखो फर्स्ट पॉइंट को इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. If we talk about the second point, the total member of minister, including the prime minister in the council of ministers, shall not be exceed 15%. Shall not be exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha. The provision was added by 91st Constitutional Amendment 2003. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? 2003 में एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। क्या हुआ अमेंडमेंट में? देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फटाफट समझ लेना। देखो क्या है, एक हमारी टोटल पूरी लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेजिस्लेचर है, जैसे हमारी सीट है कितनी? 545। मेजोरिटी जैसे बीजेपी को ले लेते हैं, 300 बीजेपी के पास है, बीजेपी के पास 300 आ गई। ठीक है, अब बीजेपी क्या करेगा या प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, इसमें से इन सबको एग्जीक्यूटिव बना सकता है। कैसे बना सकता है एग्जीक्यूटिव? क्यों सबको मिनिस्ट्री दे सकता है? हाँ दे सकता था, पहले दे सकता था। यही चीज़ ये क्यों करा गया? देखो अगर इन्होंने 300 को मिनिस्ट्री दे दी, ठीक है, यहाँ कितने बचे? 245 लेजिस्लेचर, ठीक है, और 300 एग्जीक्यूटिव। क्या ये पॉसिबल है? जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात पता है कि एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, राइट, हमेशा ये बोला जाता है। ठीक है, सो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है और इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। कौन सा? 91st। और इसमें कितनी परसेंट सीट रखी गई? 15%। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा क्यों किया गया होगा 15%। लोग याद कर लेते 50% है, बट पता नहीं है कि क्यों है। क्योंकि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो हमेशा आंसरेबल होती है लेजिस्लेचर के। अब जब ये एग्जीक्यूटिव बड़ी हो गई है, इसमें मेंबर ज़्यादा हो गए हैं 300 और इसमें 245 ही हैं, 245 ही बचे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, कि बड़ी चीज़ किसी छोटी को आंसरेबल हो, नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट
सो आर्टिकल 75 में ही फोर्थ हम अलग पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो मिनिस्टर होगा वो प्रेसिडेंट के प्लेजर से ही ऑफिस संभालेगा, ठीक है, ऑफिस संभालेगा। और बात करते हैं तो द मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें हम यहाँ पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो देखो हम आर्टिकल 75 को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सिंक और स्विम टुगेदर मतलब क्या है, एक साथ डूबना या तैरना। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास पत्र। सो ये आर्टिकल 75 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात है। मैं आपको एक माइंड मैप बनाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, समझना। तो देखो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाले हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इनमें से जैसे आप हो, आप भी इसके मेंबर हो, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम है मनीष, ठीक है, मनीष, ठीक है, मैं किसी का मैं हूँ मनीष, और आप जो देख रहे हो वो हो XYZ, एक्स ले लो आप, ठीक है। आपने क्या किया, एक अनाउंसमेंट कर दी, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर हो, आपने अनाउंसमेंट कर दी कि नेक्स्ट ईयर द इंडियाज इकोनॉमी विल ग्रोथ एट द रेट ऑफ बाय 20%। 20% ऐसा हो सकता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6% 7% चल रही हो वो एकदम से 20% हो सकती है नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर? नहीं हो सकती, ऑब्वियसली नहीं हो सकती, आपको पता है ये बात, ठीक है। अब आप वो आपका कलीग है, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहा हूँ, ठीक है, सामूहिक उनकी जिम्मेदारियाँ कैसे होती हैं, ठीक है। लेकिन आप तो मेंबर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, आपके किसी साथी ने ये बात बोली है। अब आप कहाँ गए, आप कहीं गए और आप जैसे गए किसी फंक्शन में गए, किसी इवेंट में गए, उस इवेंट में क्या थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपके किसी मंत्री ने इनका नाम बोल के इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि देयर इज चांस टू इंक्रीज द इकोनॉमी बाय द 20%। इज इट ट्रू? और लाइक अगर आपसे प्रेस वाले बड़े प्यार से पूछते हैं कि आप तो समझदार लगते हैं, आप बताएं, तो आप क्या आंसर करेंगे? क्या आप ये बोल देंगे नहीं एक्स तो बेवकूफ़ है, एक्स ने ऐसे बोल दिया ये वो? नहीं, वो ऐसा नहीं बोल सकता। वो इस बात को तोड़ फोड़ के कैसे जवाब देगा? वो बोलेगा हमारे कलीग ने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने कुछ और कहा था, ये जो आप बात बोल रहे हो ये अपोजिशन पार्टी ने उसको एडिट करके बोला गया है, ये अपोजिशन पार्टी द्वारा लाई गई है ये बात। सो ये होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भले ही बाद में जाके 1 to 1 किसी पार्टी में जाके एक दूसरे से बात कर लो कि तूने ऐसा क्यों बोल दिया, ये तो गलत है, वो बोलता है नहीं मैंने सही बोला है, बट एक गलत, ऐसे 1 to 1 डिस्कस कर लो, बट आप पब्लिक प्लेस में कहीं भी ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते, वो आपको गलत नहीं बता सकते। आप एक पार्टी के मेंबर हो, आप एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर हो, आप गलत नहीं बोल सकते एक दूसरे को पब्लिकली। आप ये इनकी क्या है, सामूहिक जिम्मेदारी। सामूहिक जिम्मेदारी की बात हो रही है तो एक और जिम्मेदारी की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया, सिंक और स्विम टुगेदर, एक साथ डूबना और तैरना। मैं आपको समझाता हूँ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास पत्र क्या होता है। देखो अविश्वास पत्र आप सबने सुना होगा वैसे। तो सबसे पहली चीज़, कुछ बेसिक चीज़ें नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। ये सिर्फ लोकसभा में पास होता है, सिर्फ लोकसभा में। कहाँ पे? सिर्फ लोकसभा में, ठीक है। जिसको नहीं पता वो ध्यान रख ले। और बाकी बात करें, ये लोकसभा में पास हो गया अगर एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो इसका मतलब क्या है? क्या किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ेगा? जी नहीं, इसमें अविश्वास पत्र के अकॉर्डिंग ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि अगर एक रिज़ाइन करेगा तो उन सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो लोकसभा में है उनको भी और जो राज्यसभा में है उनको भी, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार हम रिमूवल की बात कर लेते हैं। रिमूवल इनकी हो सकती है अपॉन डेथ, अपॉन सेल्फ रेजिग्नेशन, मीन्स इनकी मृत्यु पे, या ये खुद डिसाइड करें कि हमें अब नहीं रहना इस पद पे, अपॉन डिसमिसल बाय द प्रेसिडेंट फॉर द मिनिस्टर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पर
आर्टिकल 75, अगर इनको प्राइम मिनिस्टर ने डिसमिस कर दिया तो उस लेवल पे अपॉन डायरेक्शन फ्रॉम द जुडिशियरी फॉर कमिटिंग वायलेशन ऑफ लॉ का नियम को तोड़ने के लिए तब इनको रिमूव कर सकते हैं, या अपॉन सीजिंग एलिजिबिलिटी टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सो इन केसेस पे इनको रिमूव कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का लास्ट माइंड मैप है। इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ, जैसे मैंने बात की थी कि पावरफुल कैबिनेट सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या पावर होती है। तो देखो हमारे इंडिया में क्या होता है, जैसे मान लो मैं हूँ, हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। मैं गया पार्लियामेंट के पास, ठीक है। पार्लियामेंट ने क्या करा, देखो पार्लियामेंट ने क्या किया, मैं पार्लियामेंट के पास गया, मैंने कहा पार्लियामेंट आप तो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, आप ही का सबका करना धरना है इसमें, आप मेरा ये रूल पास करा दीजिए। कोई भी मैं एक बिल लेके गया, मेरा बिल पास करा दीजिए। उन्होंने क्या कहा, नहीं मनीष ऐसा नहीं है, हमसे ज़्यादा पावरफुल भी कौन है, लेजिस्लेचर। मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट क्या होती है, लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर की बात आई तो लेजिस्लेचर में भी दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होती है रूलिंग पार्टी और एक होती है अपोजिशन पार्टी, ठीक है। रूलिंग पार्टी में भी दो होते हैं। रूलिंग पार्टी में एक जो सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और एक वो जो क्या बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव कैसे बन जाते हैं, वो मिनिस्टर्स बन के। मिनिस्टर्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के मिनिस्टर भी पढ़ लिए हमने। कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ लिया, स्टेट मिनिस्टर पढ़ लिया, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर पढ़ लिया, और हमने डिप्टी मिनिस्टर पढ़ लिया। ये सारे हमने मिनिस्टर भी पढ़ लिए। सो मैं इसके पास गया, इन्होंने मुझे लेजिस्लेचर के पास भेजा, इन्होंने मुझे एग्जीक्यूटिव के पास भेजा, एग्जीक्यूटिव ने मुझे मिनिस्टर्स के पास भेजा। मैं डिप्टी मिनिस्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे स्टेट मिनिस्टर के पास भेजा, स्टेट मिनिस्टर के पास गया तो स्टेट मिनिस्टर ऑफ सीआई के पास गया, और स्टेट मिनिस्टर ऑफ सीआई के पास गया मैं, मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर के पास भेजा उन्होंने। और कैबिनेट मिनिस्टर के पास जब मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो रियल में पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। सो बेसिकली मोस्टली सारी पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। और प्राइम मिनिस्टर किसी की भी बात सुन के डिसीजन ले सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने मेरी बात सुन ली, मेरे से डिसीजन ले लिया। ना मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, ना मैं पॉलिटिकल पार्टी का कोई सदस्य था, ना मेरा कोई लेना देना था। तो मेरे को इसको क्या बोला जाएगा, किचन कैबिनेट। आई होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 75 में क्या प्रोविजंस हैं, और 15% ये क्यों है, क्योंकि बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, क्योंकि विधायिका के लिए कार्यकारी जिम्मेदार होता है। और बात करें हम समरी की, हमने क्या क्या पढ़ा, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइस, जो सलाह परामर्श आदेश वो सब मैंने आपको बता दिया है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दो टाइप की शेयर करी है आपके साथ। और लास्ट हमने पढ़ा बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, इसीलिए कई अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। सो ये थी हमारी वीडियो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। हम इससे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये सारे पढ़ चुके हैं। हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और हम ये जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं ये हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत से, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।